हेलो दोस्तों, मैं रवि मिश्रा कॉमर्स 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। इकोनॉमिक्स के हिंदी मीडियम का एक और वीडियो लेक्चर के साथ। आज हमारा यूनिट 3 होगा, उत्पादन एवं लागत। इसमें भी 2-3 चैप्टर होंगे, जिसमें प्रोडक्शन होगा और कॉस्ट होगा। 2 चैप्टर होंगे, प्रोडक्शन और कॉस्ट, उत्पादन एवं लागत। ये दोनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंबाइंड होगा और दोनों चैप्टर एक में मिला के ही है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली बनाया गया है एक्चुअली। तो देखें जरा, यहाँ 124 नंबर क्वेश्चन पहला ही है, जिस कह रहा है कि अल्पकाल में डैश 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 साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो अल्पकाल में डैश डैश साधनों में कोई परिवर्तन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए स्थिर साधन में, ऑप्शन नंबर बी है मजदूरों की संख्या में, ऑप्शन नंबर सी है भौतिक पूंजी में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि अल्पकाल में फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं और फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं और केवल वेरिएबल फैक्टर माने परिवर्तनशील साधन बदलते हैं और फिक्स फैक्टर फिक्स रहते हैं। तो कह रहा है कि क्या परिवर्तन नहीं होता, तो फिक्स फैक्टर माने स्थिर साधन परिवर्तित नहीं होता। अगला क्वेश्चन कह रहा है आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश डैश के नियम का प्रतिपादन किया। आधुनिक अर्थशास्त्र ने डैश डैश के नियम का प्रतिपादन किया। ऑप्शन नंबर ए है उपयोगिता का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है समसीमांत उत्पादकता, ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तित अनुपात नियम, ऑप्शन नंबर डी है उत्पत्ति ह्रास नियम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा परिवर्तित अनुपात नियम, परिवर्तित अनुपात नियम। अगला क्वेश्चन है कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की इकाई निम्न सूत्र को हल करने में उपयोगी होता है। कह रहा है कि कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन की इकाई निम्न सूत्र को हल करने में उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन लागत, ऑप्शन नंबर बी है औसत उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी है सीमांत उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी है उपयोगिता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा औसत उत्पाद, एवरेज प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखें, उत्पादकता संतुलन की निम्न में से कौन सी शर्त है? उत्पादकता संतुलन प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की निम्न में से कौन सी शर्त है? तो टी आर बराबर टी सी का अंतर नहीं, ए आर बराबर डी सी का अंतर नहीं, एम आर बराबर एम सी तथा एम सी एम आर को नीचे से काटे, ये सही है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल आगम निम्न में कैसे प्राप्त करना चाहता है? ऑप्शन नंबर ए है औसत लागत इनटू उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी है कीमत इनटू प्राइस माने बिक्री, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी कीमत एवं बिक्री। प्राइस और क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कुल आगम आ जाता है, माने टोटल रेवेन्यू आ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन फलन को व्यक्त करता है, उत्पादन फलन को व्यक्त करता है QX = PX, बी कहता है QX = F × ABCD, सी कहता है QX = DX, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी QX = F × ABCD। अगला क्वेश्चन 130 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जब औसत उत्पाद बढ़ता है तब सीमांत उत्पाद, ऑप्शन नंबर ए है औसत उत्पाद के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी है औसत उत्पाद से अधिक होता है, औसत उत्पाद से कम होता है, शून्य होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी औसत उत्पाद से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाए, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाए तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए है कुल उत्पाद अधिकतम सीमा तक पहुंचकर घटना शुरू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी है कुल उत्पाद अधिकतम होगा, ऑप्शन नंबर सी है कुल उत्पाद आदर्शात्मक होगा, ऑप्शन नंबर डी है कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका ए कुल उत्पाद अधिकतम सीमा तक पहुंचकर घटना शुरू हो जाएगा जब ये ऋणात्मक होगा। तो मतलब कि कुछ ऐसे डायग्राम बनता है, मैं डायग्राम बना के ही दिखा देता हूं आप लोगों को। कुछ ऐसे डायग्राम बनता है, जैसे डायग्राम ये हो जाता है एमपी और ये हो जाता है टीपी। यही पूछ रहा है कि सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो कुल उत्पाद की स्थिति क्या होती है? तो उत्पाद अधिकतम होकर क्या होना शुरू हो जाता है? घटना शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, परिवर्तित अनुपात प्रकार उत्पादन फलन है। ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन के स्तर में परिवर्तन के साथ कारक अनुपात में परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तित कारकों में वृद्धि करके उत्पादन बढ़ाना संभव, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन के स्तर से परिवर्तन से उत्पादन के स्तर से परिवर्तन से उत्पादन के पैमाने में परिवर्तन, डी ए एंड बी दोनों। तो यहाँ हो जाएगा आंसर डी ए और बी दोनों ही सही है, ये पहला भी सही है ये भी सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा परिवर्तित अनुपात के नियम को लागू होने का कारण है? कौन सा परिवर्तित अनुपात के नियम को लागू होने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए है कारकों में विभिन्नता होना, ऑप्शन नंबर बी है कारकों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन कारकों का घट जाना, ऑप्शन नंबर डी है कारकों का विशिष्टीकरण। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी, कारकों का अपूर्ण स्थानापन्न होना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परिवर्तित अनुपात के नियम के अनुसार, परिवर्तित अनुपात के नियम के अनुसार कुछ उत्पाद टीपी, ऑप्शन नंबर ए है प्रारंभ में घटती दर पर और फिर बढ़ती दर पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है प्रारंभ में बढ़ती दर पर फिर घटती दर पर बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है, ऑप्शन सी कह रहा है प्रारंभ में गिरता है, न्यूनतम हो जाता है और बाद में बढ़ता है, ऑप्शन डी कह रहा है प्रारंभ में अधिकतम हो जाता है फिर गिरने लगता है और अंत में शून्य हो जाता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, प्रारंभ में बढ़ती दर पर फिर घटती दर पर बढ़ता है और अंत में अधिकतम हो जाता है, ये सही होता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 135, देखिएगा कह रहा है क्वेश्चन की ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में, ह्रासमान प्रतिफल की अवस्था में ऑप्शन नंबर ए है कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर बी है कुल उत्पाद बढ़ती दर पर बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी है सीमांत उत्पाद घट जाता है, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए, कुल उत्पाद घटती दर पर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 136 नंबर, पैमाने की किफायते का अर्थ होता है, पैमाने की किफायते का अर्थ होता है, ऑप्शन नंबर ए है उत्पादन की इकाई लागत में कमी, ऑप्शन नंबर बी है वितरण की इकाई लागत में कमी, ऑप्शन नंबर सी है उत्पादन की इकाई लागत में वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी है उत्पादन की कुल लागत में कमी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 136 का ए इज द राइट आंसर, उत्पादन की इकाई लागत में कमी। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी वांछित किफायतें हैं, निम्नलिखित में से कौन सी वांछित किफायतें हैं? ऑप्शन नंबर ए है प्रबंधकीय किफायतें, ऑप्शन नंबर बी है तकनीकी किफायतें, ऑप्शन नंबर सी है श्रम संबंधी किफायतें, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि वांछित किफायतें इनमें से कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है अल्पकालीन उत्पादन की दशा में एक विवेकशील उत्पादन किस अवस्था तक उत्पादन करना पसंद करेगा? तो अल्पकालीन कुछ ऐसे ही अल्पकालीन स्थिति में किस अवस्था तक उत्पादन करना शुरू करेगा? तो सेकंड स्टेज तक, क्योंकि फर्स्ट स्टेज में बढ़ता है, सेकंड स्टेज पर जाके अधिकतम होता है और वहीं कांस्टेंट हो जाता है। तो प्रथम अवस्था तो नहीं होगा, द्वितीय अवस्था तक। यहाँ आंसर 138 का बी इज द राइट आंसर, द्वितीय अवस्था में एक विवेकशील उत्पादक क्या करेगा? उत्पादन करना चाहेगा। अगला क्वेश्चन है पैमाने के वर्तमान प्रतिफल लागू होने के प्रमुख कारण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए है आकार की कुशलता, ऑप्शन नंबर बी है विशिष्टीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अविभाज्यता, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है? ऑप्शन नंबर ए कीमत का, ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, ऑप्शन नंबर सी कुछ व्यय का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है कह रहा है? तो उत्पत्ति वृद्धि नियम से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध निम्न में से किससे है? ऑप्शन नंबर मांग के नियम से, ऑप्शन नंबर बी उत्पत्ति वृद्धि नियम से, ऑप्शन नंबर पैमाने के प्रतिफल नियम से, ऑप्शन नंबर डी मांग की लोच से। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी पैमाने के प्रतिफल, क्योंकि रिटर्न टू स्केल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध रिटर्न टू स्केल माने लॉन्ग टर्म में जो प्रोडक्शन होता है उसका प्रोडक्शन करने का जो लॉ होता है, लॉ का नाम होता है रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल के नियम। ओके, तो ये दीर्घकाल में प्रोडक्शन करने का जो लॉ होता है वही पूछ रहा है। दीर्घकाल में उत्पादन फलन का संबंध निम्न से पैमाने के प्रतिफल के नियम से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम के द्वारा की जाती है? मांग के नियम से नहीं, ऑप्शन नंबर परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा। हाँ, परिवर्तनशील अनुपात के नियम द्वारा है, यानी कि 142 का ही बी ही सही है। पैमाने का प्रतिफल तो अभी ऊपर पढ़ा है क्या कि वो तो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मांग की लोच तो होगा नहीं क्योंकि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के मुख्य कारण कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए साधनों की सीमितता, ऑप्शन नंबर बी है साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न होना, ऑप्शन नंबर सी है ए एंड बी दोनों, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होने के कारण है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि साधनों की सीमितता तो होती ही है और साधनों का अपूर्ण स्थानापन्न माने एब्सेंस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। अगला क्वेश्चन
उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने पर परिवर्तनशील साधन का सीमांत उत्पादन ऑप्शन नंबर ए है बढ़ने लगता है, ऑप्शन नंबर बी है घटने लगता है, ऑप्शन नंबर सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन नंबर डी है पहले घटता है फिर बढ़ने लगता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी स्थिर होता है। कह रहा है कि उत्पत्ति ह्रास नियम के क्रियाशील होने पर परिवर्तित साधन का सीमांत उत्पादन स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखें, उत्पत्ति ह्रास नियम पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए लाभ का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर मजदूरी का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए कारारोपण का सिद्धांत। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी माल्थस की जनसंख्या सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है यहाँ देखेंगे 146 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्पत्ति ह्रास नियम डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि केवल कृषि में लागू होता है, ऑप्शन नंबर उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है केवल उद्योग में लागू होता है, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त किसी में नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा उत्पादन के सभी क्षेत्रों में लागू होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो होता है उत्पत्ति ह्रास नियम केवल उत्पादन क्षेत्रों में ही लगता है, उत्पादन के सभी क्षेत्रों में मतलब एक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ कुछ लागत व कुछ परिवर्तनशील लागत में अंतर डैश डैश है। तो ऑप्शन ए है घटता है, ऑप्शन बी है बढ़ता जाता है, ऑप्शन सी है स्थिर रहता है, ऑप्शन डी है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी स्थिर रहता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 148 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 148 क्वेश्चन देखना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के संबंध को व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीमांत उत्पादन और कुल उत्पादन के संबंध को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए है जब कुछ उत्पाद अधिक दर से बढ़ता है तो सीमांत उत्पाद भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला ऑप्शन कह रहा है कि जब कुछ उत्पाद अधिकतम हो जाता है तो सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन है जब कुल उत्पादन घटती दर पर बढ़ता है तो सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ए एंड बी दोनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी ए एंड बी दोनों ही सही है ऊपर वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखें, मतलब ये सारे क्वेश्चन हैं कि जो चैप्टर्स ढंग से नहीं पढ़ा होगा, डायग्राम उसके दिमाग में नहीं है। कई सारे लोग कहते हैं कि डायग्राम से कोई क्वेश्चन नहीं आता, सारे ऑब्जेक्टिव डायग्राम से ही पूछे जाते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी डायग्राम की चर्चा हो रही थी यहाँ पे। इसी डायग्राम का मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ, कई बार ये डायग्राम मैं बना चुका ट्यू, इसी डायग्राम की चर्चा कर रही है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जो चैप्टर्स को नहीं पढ़ा होगा टॉपिक वाइज उसको ऑब्जेक्टिव बनाने में दिक्कत भी हो सकता है। आगे यहाँ ये साधन के ह्रासमान प्रतिफल के कारण है, साधन के ह्रासमान प्रतिफल के कारण है। ऑप्शन नंबर ए कारकों का स्थिर होना, ऑप्शन नंबर बी कारकों के बीच समन्वय का बिगड़ जाना, ऑप्शन नंबर सी दोनों ए एंड बी एंड डी स्थिर कारक का अधिक प्रयोग। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी दोनों ए एंड बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन नंबर ए है जब एमपी ज्यादा होता है एपी तब औसत उत्पाद बढ़ता है, जब एमपी कम होता है एपी से तब औसत उत्पाद घटता है, जब एमपी बराबर 0 तब औसत उत्पाद न्यूनतम होता है, जब एचपी बराबर एपी तब औसत उत्पाद अधिकतम होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी एमपी बराबर 0 तब औसत उत्पाद न्यूनतम होता है, ये सही है। अगला क्वेश्चन, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल लागू होने के कारण, पैमाने के वर्तमान प्रतिफल लागू होने के कारण ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक बचतों का प्राप्त होना, ऑप्शन नंबर बी है बचतों का हानियों में बदल जाना, ऑप्शन नंबर सी है बाहरी बचतों का प्राप्त होना, ऑप्शन डी है ए एंड सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डी ए एंड सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, मतलब कि डी सही होगा क्योंकि ए और सी सही है इसलिए डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन फलन का भौतिक कारणों तथा भौतिक उत्पाद के बीच संबंध है डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए परस्पर, ऑप्शन नंबर बी समानांतर, ऑप्शन नंबर सी उल्टा, ऑप्शन नंबर डी फलनात्मक। तो यहाँ आंसर हो जाएगा फलनात्मक संबंध है, माने इनपुट और आउटपुट का रिलेशन कैसा पूछ रहा है तो फंक्शनल रिलेशन होता है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निश्चित समय में पैदा होने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा कौन सा उत्पाद है? ऑप्शन नंबर ए है कुल उत्पाद, ऑप्शन नंबर बी है सीमांत उत्पाद, ऑप्शन नंबर सी है औसत उत्पाद, ऑप्शन नंबर डी है तीनों। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए कुल उत्पाद, क्योंकि कह रहा है निश्चित समय में पैदा होने वाली वस्तु की कुल मात्रा को कुल उत्पाद कहते हैं। ये तो डेफिनेशन ही लिखा हुआ है, तो कुल उत्पाद इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 154, एक अर्थव्यवस्था में वस्तु पैदा करने वाली आधारभूत इकाई को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इकाई, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है उत्पादक, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अर्थव्यवस्था एंड ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपभोक्ता। तो यहाँ आंसर हो जाएगा बी उत्पादक, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था में वस्तु पैदा करने वाली आधारभूत इकाई को क्या कहेंगे? तो उत्पादक कहेंगे। जो वस्तु क्या करता है? पैदा करता है, मतलब यहाँ वर्ड लिख दिया है पैदा करना, तो मतलब क्या है? उसको उत्पादक कहते हैं। जो गुड्स और सर्विसेज को बनाता है उसको उत्पादक ही कहेंगे, प्रोड्यूसर कहेंगे इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ उत्पाद, मैंने यहाँ कुछ लिख दिया, यहाँ कुल होना चाहिए। कुल उत्पाद माने टीपी कैसे निकाला जा सकता है? कुल उत्पाद कैसे निकाला जा सकता है? तो टीपी बराबर फॉर्मूला ही होता है सिग्मा एमपी, सिग्मा एमपी, ये फॉर्मूला ही होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सीमांत उत्पाद एमपी निकालने का सूत्र लिखे। तो सीमांत उत्पाद निकालने का दो ही सूत्र होता है कि एक होता है एमपी बराबर डेल्टा टीपी, डेल्टा टीपी बटा डेल्टा क्यू, और एक होता है एमपी एन बराबर टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, टीपी एन माइनस वन। तो ये जहां होगा टीपी एन प्लस टीपी एन माइनस वन, तो माइनस वाला सही होगा, टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। देखिए कंफ्यूज करने के लिए दिया होगा, जिन्होंने बढ़िया से नहीं देखा होगा। तो ये दो एमपी के दो फॉर्मूले देखिए नीचे आगे दिया भी हुआ है। तो औसत क्या है? औसत क्या है? तो औसत क्या है? एवरेज औसत क्या है? ए आर बराबर क्या हो जाएगा? ए आर बराबर टी आर डिवाइडेड बाई क्यू, टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। तो ये आंसर सही होगा। ए आर बराबर क्या होगा? टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। औसत क्या है? तो टी आर डिवाइडेड बाई क्यू। टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज रेवेन्यू निकल जाता है। आगे आ जाइए, सीमांत आय क्या? सीमांत आय है डैश डैश। कैसे होगा सीमांत आय? तो ऊपर लिखा ही था मैंने, देख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला एमपी बराबर डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा क्यू। तो ये जहां फॉर्मूला होगा ये सही होगा। सीमांत आय ये मार्जिनल रेवेन्यू पूछ रहा है, ये मार्जिनल एमआर पूछ रहा है। तो एमआर बराबर क्या होगा? डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्जिनल शब्द सीमांत इतने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी कई बार आया है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि एमआर बराबर क्या होता है? टोटल रेवेन्यू में जो चेंज आता है उसी को एमआर कहते हैं। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जो टोटल रेवेन्यू के चेंज को बताता था। टोटल रेवेन्यू में तभी चेंज होगा जब क्वांटिटी में चेंज होगा, तो उसी को एमआर बोलते हैं। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर होता है तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है अपूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है पूर्ण प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है एकाधिकार, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि जब बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समानांतर, मतलब ये कह रहा है कि जब बाजार ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, जब ए आर कर्व क्या होता है? एक्स अक्ष के समानांतर होता है, तो ये कौन सा मार्केट बोलता है? तो अपूर्ण प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पूर्ण प्रतियोगिता में होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला जाता है इसे। पूर्ण प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है, ए आर बराबर एम आर, और ए आर को प्राइस भी बोलते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में, जहां पे एक समान वस्तु को बेचा जाता है फिक्स प्राइस पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्ण प्रतियोगिता में कौन स्थिर रहता है? ए आर तथा एम आर स्थिर रहता है। ऊपर डायग्राम बनेबे किए थे। लोग कहते हैं कि डायग्राम से क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आता है। मैं बता दूं माइक्रो इकोनॉमिक्स से केवल डायग्राम से ही क्वेश्चन आता है। जिसने बुक नहीं पढ़ाया है वो सब लोग इससे बातें करते हैं, डायग्राम से ही क्वेश्चन आते हैं सारे ऑब्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए है एम आर वक्र ए आर वक्र से नीचे रहता है, ऑप्शन नंबर बी है टी आर वक्र शुरू में बढ़ता है, शुरू में बढ़त दर से बढ़ता है फिर गिरना शुरू हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी है कीमत बराबर ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन डी है औसत संप्राप्ति स्थिर रहती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका सी कि ए आर बराबर एम आर रहता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होता है? ए आर बराबर होता है। अभी ऊपर डायग्राम बनाया था।
अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस स्थितियों में एमआर ऋणात्मक हो सकता है, निम्न में से किस स्थितियों में एमआर ऋणात्मक हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जब एआर बढ़ रहा हो, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है जब एआर घट रहा हो, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है जब एआर स्थिर हो, ऑप्शन नंबर डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका बी, जब एआर घट रहा हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है, निम्नलिखित में कौन सा सूत्र सही है। तो सारे ऑप्शंस को इजीली पढ़ लेंगे एंड देन आंसर देना शुरू करेंगे। तो यहाँ मुझे पढ़ने के बाद ये पता चल रहा है कि कौन सा सूत्र सही है, तो यहाँ पे आंसर ए वाला ही सही लग रहा है। अगला क्वेश्चन, जब सीमांत आगम शून्य होती है, जब सीमांत आगम शून्य होती है तब कुल आगम न्यूनतम होती है। ऑप्शन बी कह रहा है कुल आगम शून्य होती है, ऑप्शन सी कह रहा है कुल आगम अधिकतम होती है, ऑप्शन डी कह रहा है कुल आगम सीमांत आगम के बराबर होती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि मतलब कि ये रहा आपका, मतलब कि आगम मतलब रेवेन्यू पूछ रहा है, तो कह रहा है कि जब सीमांत आगम शून्य होती है, सीमांत आगम शून्य होती है तो तब सीमांत आगम, तक कुल आगम के बारे में ही सारे ऑप्शन लिखा हुआ था, कुल आगम अधिकतम होती है, तो कुल आगम क्या होगा, अधिकतम होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है सही समीकरण चुनिए, इसमें से जो समीकरण है उसको चुनना है। तो यहाँ सही समीकरण होगा, क्या सही समीकरण होगा जरा ध्यान दें। अगर ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो देखे जरा, यहाँ होता है कि टी आर बराबर होता है ए आर बराबर होता है टी आर अपॉन क्यू, टी आर अपॉन क्यू। तो यानी कि टी आर बराबर ए आर इंटू क्यू भी तो हो सकता है, ए आर इंटू क्यू भी होता है। तो यहाँ पे हिसाब से पढ़ के मारना होगा क्वेश्चन। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 165 का बी। तो 165 का अगर बी होगा तो यहाँ डेल्टा लगेगा, डेल्टा यहाँ मिस प्रिंट हो गया है, तब ये सही होगा। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि जब कुल आगम टी आर समान दर पर बढ़ती है तब सीमांत आगम माने कि एम आर मार्जिनल रेवेन्यू होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बढ़ती हुई, ऑप्शन नंबर बी घटती हुई, ऑप्शन नंबर सी स्थिर, ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो यहाँ कह रहा है कि स्थिर होती है। कह रहा है कि जब कुल आगम टी आर समान दर पर बढ़ती है तब सीमांत आगम एम आर होनी चाहिए स्थिर। अगला क्वेश्चन, एक अधिकार वाले बाजार के अंतर्गत ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए आर वक्र का ढलान की ओर जबकि एम आर वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है। ऑप्शन नंबर ए है ए आर तथा एम आर दोनों वक्र का ढलान ऊपर की ओर होता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है ए आर तथा एम आर दोनों वक्र का ढलान नीचे की ओर होता है और एम आर वक्र ए आर वक्र के ऊपर होता है। ऑप्शन डी कह रहा है ए आर तथा एम आर दोनों वक्रों का ढलान नीचे की ओर होता है और एम आर वक्र ए आर वक्र से उत्पन्न होती है। तो यहाँ तो आंसर सीधा सीधा दिख रहा है 167 का सी, क्योंकि ए आर ऐसे कुछ डायग्राम होता है, ऐसे कुछ डायग्राम होता है ए आर और एम आर वक्र। कह रहा है कि ए आर और एम आर वक्र दोनों का ढलान नीचे की ओर होता है, सही है। एम आर वक्र ए आर के ऊपर होता है, मतलब कि ए आर के ऊपर होता है एम आर वक्र। तो यही तो कह रहा है, यही डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि औसत आगम ऑप्शन नंबर ए कह रहा है औसत आगम ऑप्शन नंबर ए ऋणात्मक हो सकती है, ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक नहीं हो सकती है, ऑप्शन नंबर सी तब शून्य के बराबर है, तब जब आगम शून्य के बराबर है, ऑप्शन डी दोनों बी एंड सी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 168 का डी, बी और सी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में किस नियम के द्वारा की जाती है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कि अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या निम्न में से किस नियम के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर मांग के नियम के द्वारा, परिवर्तनशील अनुपात के नियम के द्वारा, पैमाने के प्रतिफल नियम के द्वारा, मांग की लोच द्वारा। तो अल्पकालीन उत्पादन फलन की व्याख्या अल्पकालीन के लिए आता है परिवर्तनशील, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 170 मौद्रिक लागत में निम्न में किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है सामान्य लाभ, ऑप्शन नंबर बी है व्यक्त लागतें, ऑप्शन नंबर सी है अव्यक्त लागतें, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए सामान्य लाभ, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है, निम्न में कौन स्थिर लागत नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है बीमे की प्रीमियम, ऑप्शन नंबर बी है ब्याज, ऑप्शन नंबर सी है कच्चे माल की लागत है, ऑप्शन नंबर डी है फैक्ट्री का किराया। तो कह रहा है कौन स्थिर लागत नहीं है,
मतलब कि फिक्स कॉस्ट नहीं है, ये पूछ रहा है आपसे फिक्स कॉस्ट। तो बीमे की प्रीमियम तो फिक्स कॉस्ट होती है, ब्याज भी फिक्स होती है, कच्चे माल की लागत फिक्स कॉस्ट नहीं होता है, फैक्ट्री का किराया भी फिक्स्ड होता है, कच्चे माल की लागत, कच्चा माल रॉ मटेरियल घटता बढ़ता रेट रहता है उसका, तो कच्चे माल यहाँ हो जाएगा। कह रहा है नहीं है लागत, स्थिर लागत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 172 क्वेश्चन, पूर्ण प्रतियोगिता में डैश डैश डैश। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है ए आर ग्रेटर देन एम आर, ए आर बराबर टी आर, ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन डी ए आर ग्रेटर देन एम आर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, पूर्ण प्रतियोगिता में होता है ए आर बराबर एम आर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव, उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव डैश डैश है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि स्थिर एवं परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ऑप्शन नंबर केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, ऑप्शन सी केवल स्थिर लागतों पर पड़ता है, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन का प्रभाव केवल परिवर्तनशील लागतों पर पड़ता है, क्योंकि स्थिर साधन तो स्थिर रहता है ना। तो यहाँ 173 का बी इज द राइट आंसर, 173 का बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 174 नंबर, अगला क्वेश्चन कह रहा है 174 नंबर, निम्न में सही अंकित कीजिए, निम्न में सही अंकित कीजिए। तो सीधा सा बात है सही अंकित करने के लिए कि टीसी बराबर होता है क्या, टीएफसी या प्लस टीवीसी, यही होता है फॉर्मूला। अब इसको जैसे भी घुमा के लिख दिया हो तो पढ़ लेते हैं, ध्यान से हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो 174 का ए ही सही है, क्योंकि इसको ऐसे लिखा जा सकता है कि टीवीसी बराबर टीसी माइनस टीएफसी, टीएफसी ऐसे लिखा जा सकता है। तो ए इज द राइट आंसर, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, अब उसको घुमा के लिखा हुआ है तो ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकाधिकार एवं एकाधिकारी प्रतियोगिता में ए आर बराबर एम आर होता है, ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, ए आर लेस देन एम आर होता है, ऑप्शन सी ए आर ग्रेटर देन एम आर होता है, ए आर माइनस एम आर होता है। तो एकाधिकार एवं एकाधिकारी में ए आर ग्रेटर देन होता है एम आर से, क्योंकि कुछ डायग्राम ऐसे होते हैं। तो ये पहले ए आर होता है, ये ए आर होता है और ये एम आर होता है, समझ में आए। तो ये ऑप्शन होगा कि ए आर ज्यादा होता है एम आर से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औसत परिवर्तनशील लागत है, औसत परिवर्तनशील लागत है। ऑप्शन नंबर ए टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, ऑप्शन बी है टीवीसी प्लस क्यू, ऑप्शन सी है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, ऑप्शन डी है टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू। ये माइनस है यहाँ पे, यानी कि औसत परिवर्तनशील लागत माने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया जाए तो औसत एवीसी निकल जाता है, यानी कि एवीसी बराबर फॉर्मूला होता है क्या, टीवीसी डिवाइडेड बाय क्यू, यही फॉर्मूला होता है। तो यानी कि 176 का यहाँ आंसर हो जाएगा डी, यही आंसर, क्योंकि मैंने लिख दिया ऑलरेडी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्न में कौन से साधन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्थिर साधन, ऑप्शन नंबर बी है परिवर्तनशील साधन, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सी हो जाएगा, क्योंकि अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में स्थिर साधन भी होते हैं और परिवर्तनशील साधन भी होते हैं। वो बात अलग है कि स्थिर साधन स्थिर रहता है, परिवर्तनशील साधन केवल बदलता है उत्पादन की मात्रा के साथ। तो सी हो जाएगा आंसर ए और बी। अगला क्वेश्चन, वास्तविक लागत से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए है मौद्रिक व्यय, ऑप्शन नंबर बी है मौद्रिक आय, ऑप्शन सी है उत्पादन के लिए किया गया प्रयत्न तथा त्याग सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग से प्राप्त आय। तो ये यहाँ पे वास्तविक लागत माने रियल कॉस्ट का मतलब होता है कि रियल कॉस्ट एक तरह का त्याग है, सेक्रीफाइस है। तो यहाँ 178 का आंसर हो जाएगा सी, त्याग है, किया गया प्रयत्न तथा त्याग हो जाएगा, सोशल वेलफेयर के लिए किया जाता है रियल कॉस्ट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा सही है। तो यहाँ ऑप्शन पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर भी था। तो यहाँ हो जाएगा टीसी बराबर होता है, टीसी बराबर क्या हो जाएगा, टीएफसी प्लस टीवीसी, यही होता है फॉर्मूला। अब इसको जैसे भी लिख दिया हो तो यहाँ लिखा है सी, जैसे क्या तो सही है लिखा है यहाँ, सी इज द राइट आंसर। कौन सा सही है, तो 179 का सी इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि टोटल कॉस्ट तभी होता है कि टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला दीजिएगा तो टोटल कॉस्ट हो जाएगा, यही फॉर्मूला पूछ दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन के शून्य होने पर कुछ परिवर्तित लागत होगी। ऑप्शन नंबर ए है शून्य, ऑप्शन नंबर बी है कुछ लागत के बराबर, ऑप्शन नंबर सी है कुल स्थिर लागत के बराबर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ए शून्य। उत्पादन के शून्य होने पर कुछ परिवर्तित लागत होगी क्या, तो उत्पादन शून्य होगा तो परिवर्तनशील लागत भी शून्य होगा। ये क्वेश्चन बताया जाता है जब चैप्टर पढ़ाया जाता है कि जो उत्पादन जब कुछ नहीं होगा, उत्पादन जब जीरो होगा तो वेरिएबल फैक्टर भी क्या होगा, जीरो ही होगा।
वही कह रहा है, परिवर्तित लागत 0 ही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि MC वक्र AC वक्र को किस स्थिति में काटता है, जब ऑप्शन ए कह रहा है AC नीचे की ओर गिर रहा हो, ऑप्शन बी कह रहा है AC ऊपर की ओर उठ रहा हो, ऑप्शन सी कह रहा है AC न्यूनतम हो, एंड ऑप्शन डी कह रहा है AC स्थिर है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, AC न्यूनतम है। अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 182 औसत स्थिर लागत AFC किसके द्वारा प्रकट की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के द्वारा, ऑप्शन बी कह रहा है एक्स अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा, ऑप्शन सी कह रहा है वाई अक्ष के समानांतर एक सरल रेखा द्वारा, ऑप्शन डी कह रहा है यू आकार के वक्र द्वारा। तो AFC कर्व कैसे माने प्रकट करता है ये बताता है। तो डायग्राम से लोग जो कहते हैं क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ ऑब्जेक्टिव मोस्टली ऑब्जेक्टिव डायग्राम से ही आता है, इसलिए बुक्स को चैप्टर्स वाइज ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। देन तो यहाँ पे आपको बता रहा है 182 नंबर आंसर यहाँ पे है, और ए इज द राइट आंसर। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के द्वारा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला समथिंग ऐसे बनता है। अगला क्वेश्चन है उल्टा एस की तरह बनता है समथिंग, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि बंधी लागतों के अन्य नाम है, बंधी लागतों के अन्य नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है पूरक लागतें, ऑप्शन बी कह रहा है अप्रत्यक्ष लागतें, ऑप्शन सी कह रहा है दोनों ए एंड बी, आंसर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, दोनों पूरक लागतें भी कहते हैं अप्रत्यक्ष लागतें भी कहते हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, दोनों ए एंड बी। अगला क्वेश्चन देखें 184 क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिवर्तित लागत है। अस्थायी कर्मचारी की मजदूरी, बिजली पर खर्च, ऑप्शन सी कह रहा है टूट फूट पर खर्च, ऑप्शन डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो कह रहा है कि कौन सी परिवर्तित लागतें हैं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा 184 का डी, कह रहा है कि सब, क्योंकि अस्थायी कर्मचारी की मजदूरी भी परिवर्तित लागतें होती हैं, अस्थायी है, कभी आया कभी नहीं आया। बिजली पर खर्च अस्थायी है, मतलब कि परिवर्तित है, कभी ज्यादा बिजली बिल आता है कभी कम आता है। टूट फूट पर खर्च, उपरोक्त सभी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिवर्तित लागत का अन्य नाम है, परिवर्तित लागत का अन्य नाम है। ऑप्शन है प्रमुख लागतें, प्रत्यक्ष लागतें, दोनों ए एंड बी, एंड डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, दोनों। प्रमुख लागतें भी इसको बोलते हैं, प्रत्यक्ष। अगला क्वेश्चन है देखें जरा, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है 186। क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पादन लागत कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए साधन, ऑप्शन नंबर गैर साधन, ऑप्शन नंबर सी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्पादन लागतें कहलाती है दोनों, साधन भी कहलाती है गैर साधन भी कहलाती है। तो यहाँ आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कुल लागत कहलाती है परिवर्तित लागत, कुलबंधी, ऑप्शन सी परिवर्तित लागत प्लस कुलबंधी, ऑप्शन डी करा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आंसर हो जाएगा सी, परिवर्तित लागत प्लस कुलबंधी। तो ये रहा इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव। बने रहिए कॉमर्स 2.0 के साथ और वीडियो को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।